हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। सो एज यू ऑल नो दैट कल रात को यानी 12 तारीख को डीजीएमई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस अनाउंस किया था, दैट इज़ जनरल डायरेक्शन फॉर बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट मेंशन किए थे रिगार्डिंग टू बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग। गाइडलाइंस दी थी कुछ, जिनमें से मैंने स्टार्टिंग के जो 10 पॉइंट्स हैं वो आपको कल के प्रीवियस वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दिए थे अच्छे से। एंड बाकी के जो पॉइंट थे यानी कि पॉइंट नंबर 11 से जो मुझे एक्सप्लेन करना था, मैंने बोला था कि मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूंगी। सो ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें मैं आगे के पॉइंट्स आप लोगों को मेंशन करूंगी। तो इस नोटिस में जितने भी पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। एंड जिस किसी को ये टॉप के 10 पॉइंट समझना है अच्छे से क्लियरली, तो उसका वीडियो मैंने कमेंट में पिन कर दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे ये 11 नंबर पॉइंट आपसे बोल रहा है दैट ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के उपरांत प्रथम चक्र में आवंटित सीट ही पुनः आवंटित हो जाती है, तो उसे द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के पश्चात पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। यानी कि मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, उसमें से आपको मान लीजिए जीएसवीएम मिला, लेकिन आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं है इस कॉलेज से, आप सेकंड राउंड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, आप कोई दूसरा कॉलेज चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन सेकंड राउंड करवाने के बाद भी आपको फिर से यही कॉलेज मिल जाता है, तो उस केस में फिर आपको जीएसवीएम में ही एडमिशन लेना होगा। फिर आप दोबारा चाहो कि मॉप अप राउंड में मैं फिर से करवा लूँ या इसको छोड़ दूँ, तो ऐसा नहीं होगा, आपको फिर जीएसवीएम में ही एडमिशन लेना अनिवार्य होगा। फिर यहाँ पे लिखा है दैट अन्यथा की दशा में उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा और उक्त सीटों को रिक्त मानते हुए मॉप अप राउंड द्वारा आवंटित कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मान लीजिए सेकंड राउंड में भी आपको वही कॉलेज मिल रहा है और आप वो भी नहीं लेते हैं, तो उस केस में आपकी वो सीट जो आपको जीएसवीएम कॉलेज की मिली है उसको खाली यानी रिक्त माना जाएगा और मॉप अप राउंड में जो बच्चा एलिजिबल है तो उसे वो सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 12 ये बोल रहा है अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि प्रवेशित कॉलेज में हॉस्टल फीस तथा अन्य मिसलेनियस फीस द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के उपरांत ही जमा की जाएगी। मतलब ये पॉइंट में ये लोग ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, आपको कॉलेज भी अलॉट हो जाता है, तो आपकी जो हॉस्टल फ़ीस वगैरह है या अदर जो फीसेस वगैरह हैं कॉलेज फ़ीस के अलावा, वो जो भी फीसेस होंगी वो सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद ही जमा होंगी। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 13 यहाँ पे बोल रहा है द्वितीय चक्र की काउंसलिंग हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन्हें पुनः अपना रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कमेंट में दैट मैम हमें सेकंड राउंड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना होगा क्या। यहाँ पे इस पॉइंट से आप लोगों का ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है एंड फिर वो सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो फिर उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। यही वाला रजिस्ट्रेशन आपका सेकेंड राउंड के लिए भी वैलिड होगा। इसके बाद यहाँ पे 40 नंबर पॉइंट आपसे बोल रहा है ऐसे अभ्यर्थी जिसके द्वारा प्रथम चक्र की काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन तो करा लिया गया परंतु किसी कारणों से रजिस्ट्रेशन शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन फीस, धरोहर धनराशि यानी सिक्योरिटी मनी नहीं जमा कर सकते, वह निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क धरोहर धनराशि जमा कर द्वितीय चक्र काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, लेकिन किसी रीज़न की वजह से आप रजिस्ट्रेशन फीस या सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं कर पाए हैं, तो जब आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगी तो उसमें आपको डेट दी जाएगी फिर से सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करने की, तो उसमें आप फिर रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी सबमिट करके सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। अगर फर्स्ट में मान लीजिए आप रह जाते हो डिपॉजिट करने से मनी, तो सेकेंड राउंड की जब काउंसलिंग होनी होगी तो उसकी डेट्स अनाउंस की जाएंगी, तो उन डेट्स में फिर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन फीस और डिपॉजिट कर लीजिएगा जो भी सिक्योरिटी मनी है, उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी आपकी। देन यहाँ पर पॉइंट नंबर 15 बोल रहा है ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके, वह अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क व सिक्योरिटी मनी जमा कर द्वितीय चक्र की काउंसलिंग हेतु अपना पंजीकरण करा सकते हैं। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो एलिजिबल नहीं थे और जिनका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो जब आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग का प्रोसेस होगा तो उसकी फिर से डेट्स आएंगी, तो वहाँ पर फिर से आप लोग सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करके उसमें आप सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से करा पाओगे। ठीक है, तो फिर से सेकेंड राउंड के लिए अभी रजिस्ट्रेशन होंगे। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में करवा लिया है तो उनका वही रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा, बट जिन्होंने नहीं करवाया है वो फिर से रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 16 आपसे बोल रहा है प्रथम चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से पुनरावंटन हुआ है
उनको पूर्व के कॉलेज से प्रवेश से संबंधित समस्त प्रमाण तथा शिक्षण शुल्क की रसीद के साथ नवीन आवंटित कॉलेज पर प्रस्तुत कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। मतलब कि आपने मान लीजिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा, उसमें आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आया, आपने फिर से सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, उसमें आपको कोई अच्छा दूसरा कॉलेज जो आपको चाहिए था वो मिल गया, तो आप उसमें एडमिशन लेना चाहोगे। तो उसके लिए ये बोल रहा है जब सेकंड राउंड में जो आपको कॉलेज मिला है उसमें आपको एडमिशन लेने के लिए या उसमें जाने के लिए जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला था उसका जो भी प्रमाण वगैरह होगा, रजिस्ट्रेशन फीस की जो भी रिसिप्ट वगैरह आपको मिली है वो सब आपको वहाँ पे लेके जाना होगा। उसके बाद ही आपकी जो भी प्रोसेस होगी एडमिशन की वो आपकी कंटिन्यू की जाएगी। तो ये ऐसा करना ज़रूरी है। जो फर्स्ट राउंड का जो भी आपके प्रूफ्स होंगे, प्रमाण होंगे, जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी, वो सब आपको सेकेंड राउंड वाले अलॉटेड कॉलेज के लिए वहाँ पर लेके जाना होगा। ठीक है। फिर 17 पॉइंट आपको बोल रहा है आवंटन के पश्चात संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया आवंटन पत्र पर अंकित आवंटित कॉलेज पर पूर्ण की जाएगी। मतलब आवंटन मतलब अलॉटमेंट के बाद जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी कि आपको कौन सा कॉलेज वगैरह मिला है। सो उस अलॉटमेंट लेटर में मेंशन जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी कॉलेज होगा, उसके आधार पर फिर आपकी जो भी एडमिशन की प्रोसेस होगी वो कंटिन्यू की जाएगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 18 यहाँ पे बोल रहा है आवंटित संस्था यानी कि अलॉटेड इंस्टीट्यूट कॉलेज द्वारा प्रवेश देने से पहले अभ्यर्थी की पात्रता की जांच तथा अभिलेखों का सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा। तो अलॉटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन देने से पहले स्टूडेंट का यानी अभिलेखों का मतलब यहाँ पे है डॉक्यूमेंट्स है, स्टूडेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है। फिर लिखा है अभिलेखों की जांच में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं ही उत्तरदायित्व होगा। यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। उस केस में हो सकता है आपका जो एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाए। ठीक है। तो अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उससे रिलेटेड भी नोटिस आएगा, तो उस नोटिस के अकॉर्डिंग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पूरा जो भी मेंशन होंगे अपने रेडी करके लेके जाइएगा ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 19 बोल रहा है आपसे दैट राजकीय क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेजों हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निजी क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेजों हेतु अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे। ये जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ये बोल रहा है राजकीय क्षेत्र यानी यूपी स्टेट में जो भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को यूपी का सिटीजन होना ज़रूरी है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता है। फिर यहाँ पे लिखा है निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के नर्सिंग कॉलेजों हेतु अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे। लेकिन जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है और वो जो एलिजिबल हैं तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए प्रॉपरली एलिजिबल हैं, वहाँ पर वो एडमिशन ले सकते हैं। बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की अगर बात किया जाए गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो वो सिर्फ यूपी वालों को ही मिलेगी, यानी यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है 20 नंबर निजी क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने स्तर के कॉलेज फीस अन्य व्ययों के संबंध में जानकारी प्राप्त करें। मतलब कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट यानी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो वो वहाँ पे कॉलेज की फ़ीस वगैरह या उधर की क्या अदर डिटेल्स है वो वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ही अपना एडमिशन के लिए कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 21 आपसे बोला है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन आर 50% यानी कि 100 मार्क्स होना चाहिए फॉर अनरिजर्व या फिर EWS कैटेगरी। तो जो भी अनरिजर्व्ड या EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है उसका 50% होना चाहिए, यानी 200 में 100 मार्क्स होना चाहिए तभी वो एलिजिबल होगा। एंड 40% यानी 80 मार्क्स फॉर SC ST एंड OBC कैटेगरी। एंड SC ST एंड OBC कैटेगरी के लिए आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स ऑब्टेन करना होगा, यानी 80 मार्क्स होना चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। राइट। तो ये पॉइंट तो मैंने आप लोगों से पहले भी कई बार मेंशन किया हुआ है वीडियो में, तो जिसको नहीं पता है तो यहाँ से और क्लियर हो जाता है। फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट बोल रहा है आपसे दैट उद्यतन एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं विभागीय वेबसाइट आपकी ये जो नर्सिंग वाली वेबसाइट है दैट इज़ nursing.upsgc.gov.in एंड DGME की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। तो आपकी जो भी अदर अपडेट्स होंगी सेकेंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड तो वो आपको इस वेबसाइट में, नर्सिंग की वेबसाइट में या फिर DGME की ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेंगी। बाकी मैं तो अपने वीडियो और टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देती ही रहती हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो जिसमें मैंने बाकी के बचे हुए पॉइंट्स आप लोगों से क्लियर किए। अभी इसमें INC के कुछ रेगुलेशंस हैं जो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मुझे उस पर क्लियरली और एक्सप्लेन करना होगा कि भाई क्या क्या INC के ऐसे रेगुलेशन है जो कि होना ज़रूरी है आपके एडमिशन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा।
बाकी अभी इस वीडियो में ये पार्ट 2 था जिसमें मैंने बचे हुए पॉइंट आपको क्लियर कर दिए. सो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. Also press the bell icon for more such update. Thanks for watching this video. This the new wave, turn it up. I'm in the backseat chilling with your girl. What's up? She wanna talk all day, but I'm not in the mood. I'm trying to dance all night. I got something to do. I make hits for the people at home in their rooms, looking for a reason to get out of it soon. Found me on the internet just making some moves. Now I'm going up, CNN on the news. She gon' shake, shake, shake like a bottle. She popped that. I'm off that.